हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीकन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, और आज चलने वाला है उसका पार्ट 4। ठीक है, ये रहा पार्ट 4। चले तुरंत से पहले स्टार्टिंग करी जाए। ठीक है, तो पार्ट 1, 2, 3 बहुत डिटेल में कवर करा था। ये वन शॉट रिवीजन है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि जब आप इस लेक्चर को पूरा थ्रू आउट देखते हुए चलेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर ने सिर्फ टॉपिक्स को टच नहीं करा है, जितना पॉसिबल डेप्थ डिलीवर करना हो सकता है वो मैंने किया है आपको ड्यू टाइम के अंदर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं इसके पार्ट 4 के ऊपर। पहला पॉइंट जरा अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरा मतलब जो है, मेरा मतलब यहां पे मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है मिरर्स के साथ। मल्टीपल मिरर्स, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। उसके बाद मल्टीपल लेंसेज से है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, प्लेनो कॉन्केव लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉन्केव लेंस हो सकता है, हर तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टर्म यूज कर रहा हूं तो मेरा कंसर्न इन सब चीजों के साथ होता है। ठीक है, अब यहां पर जिस बारे में बात की जा रही है वो दरअसल ये मैटर है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल सुनते हुए चलेगा, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, पीछे एक कॉन्केव मिरर लगा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी, तो ये निकालने का जो पूरा फंडा है वो आपको सीखने को मिलना है इस लॉजिक के अंदर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो पहला पॉइंट है, जरा उसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ये पहला कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बाद मान लीजिए यहां पे लगा के रख दिया है मैंने कॉन्केव मिरर, और उसके बाद पीछे लगा हुआ है एक प्लेन मिरर। पीछे क्या लगा हुआ है? प्लेन मिरर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगा, तो इसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी पड़ती है कि लाइट रेज हमेशा ट्रैवल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब लाइट रेज ऐसे जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको जो पहले मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। तो ये हो गई आपकी पहली वाली। कौन हो गई? आपकी पहली वाली। ठीक है, उसके बाद ये कौन हो जाएगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी वाली। ठीक है, और उसके बाद ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी तीसरी वाली। कौन? तीसरी वाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तीसरी वाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट था। अब क्या होता है, इसको ऑब्जेक्ट मान करके कॉन्वेक्स लेंस जहां पर भी इमेज फॉर्म कर देगा, ध्यान देना अच्छे से, इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए कॉन्वेक्स लेंस जहां पर भी इमेज फॉर्म कर देगा, वो जो इमेज होगी, लेट्स सपोज वो इमेज यहां बन रही है आई डैश। ठीक है, अब ये जो इमेज होगी ना, ये कॉन्केव मिरर के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट मानते हुए पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर इसकी इमेज फॉर्म कर दी, वो जो इमेज है वो दूसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी वाली इसको मानेगी ऑब्जेक्ट, और इसकी जो इमेज फॉर्म करेगी वो तीसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर तीसरा वाला उसको ऑब्जेक्ट मान करके जहां पर इमेज फॉर्म कर देगा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। ठीक है, जो मैंने कहा है उसको लूप पे ला के सुन लेना। पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज फॉर्म कर दी वो दूसरे वाले के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा वाला उसको मानेगा ऑब्जेक्ट, और वो जहां पर इमेज फॉर्म कर देगा दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज, अगर दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो। ठीक है, यूजुअली मेजरली क्या होता है कि आपको दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर 3-4 भी हो गए तो भी आपका खेल ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखें, इसी चीज को आपके लिए यहां पे लिख के रख दिया है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड। क्लियर इंग्लिश में? उसके बाद अगर दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है तो क्या होगा? नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले वाले ने जो इमेज बनाई वो दूसरी वाली के लिए ऑब्जेक्ट है। अब जो दूसरी वाली है उसने इसको माना ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज फॉर्म करेगी दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। ठीक है, क्या आपको इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई है? पक्का? डन? चलें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी किताब लेके बैठा करो, नोट करते हुए चलो। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इस पर बेस जरा न्यूमेरिकल देख लिया जाए। ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लो क्या है, बाकी तो मैं इसको सॉल्व कर ही लूंगा तरीके से। ठीक है, पढ़ते हैं। एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है,
इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मैं पढ़ा चुका हूं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, उसका फोकस रियल होता है, राइट हैंड साइड में जाता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, आ गया, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के 60 सेंटीमीटर पीछे रख दिया है एक प्लेन मिरर को, ठीक है। Now find the position of the final image. Final image की पोजीशन क्या होगी? It's as simple as that, वही निकालना है, ठीक है। डेटा पूरा दिमाग में डाल लो, दिमाग में डाल लिया होगा डेटा। अब जरा इसी पर बेस्ड मैं जो पूरा इसका सोल्यूशन है वो आपको करवाता हूं। चले, रेडी, ध्यान देते हो चलना अच्छे से। देखो क्या हो रहा है, पहले गेम खेल लेते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज रे डायग्राम्स, पूरा बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। Now this is going to be the principal axis, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपने यहाँ पे लेके रखा हुआ है ना, इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो गिवन है सवाल में कि इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हमने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको इतना आता समझ में, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करी हुई है वो करी हुई 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट को अपन ग्रीन से ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे, ऑब्वियसली अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस ना, तो एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हमने कर दी है कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी जस्ट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या करके रखा हुआ है, उसके बाद ये करके रखा हुआ है कि 60 सेंटीमीटर पीछे एक प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। तो 40 हो गया, 40 हो गया, यहां मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक प्लेन मिरर को लगा करके रख दिया है। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ना, इसको हम ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर, बिकॉज गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब पहले ये फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज नाउ योर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नाउ दिस इज योर सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, पहली वाली जहां पर इमेज फॉर्म करेगी वो दूसरी वाली के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, सबसे पहले अपना पूरा फोकस कहां डाल दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस पे। कहां डाल दीजिए पूरा फोकस अपना, कॉन्वेक्स लेंस पे। फोकस से याद आया इसका फोकल लेंथ कितना है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमको ऑलरेडी गिवन है ना 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस वो सजा के नहीं देते, वो आपको चमकाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, क्लियर दैट, चले ओके डन। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करके रखी है -40 सेंटीमीटर, बिकॉज पीछे है ना, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ये वाला इमेज क्या फॉर्म करेगा, तो जरा गौर करा जाए, लेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली, तो आपको v नहीं पता है यहाँ पे, मतलब आपको v यहाँ पे नहीं पता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पक्का। चलो f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, अच्छा u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है माइनस का 40, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या बोलते हो यार, पक्का डन चल रहा है। अब जरा गौर करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं 1/v निकालने के लिए आगे बढ़ूंगा ना, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/40, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/40, ठीक है। अब 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 800, ठीक है। अब जिसको जाना है उसको जाना है, जैसे अब ये 0 और ये 0 अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो होना है ना वो ये होना है कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/2, और 80/2 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, 80/2 कितना आ जाएगा सर 40 सेंटीमीटर। क्या आपको ये चमका, पक्का। अच्छा ये प्लस का 40 है, कितना है ये प्लस का 40, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है 40 सेंटीमीटर राइट में, ठीक है। तो मैं इसको एक काम कर देता हूं, यहां रख देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं I1, ठीक है, I1। ये फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो एक काम किया जाए, इसको मैं 1 लिख देता हूं और कॉन्वेक्स लेंस जो गायब हो गया था उसको बना देता हूं, चलेगा आपको इतना, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला है इसको मैं 2 लिख देता हूं, दिस इज द सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चलेगा ना आपको इतना। अब क्या होने वाला है, v कितना आ गया प्लस का 40, मतलब इमेज क्या बन रही है 40 सेंटीमीटर की दूरियों पे बन रही है, 40 सेंटीमीटर की दूरियों पे यहां से, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर की दूरी यहां से। तो ऑब्वियसली प्लेन मिरर से अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी सिर्फ 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऐसा होता है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहला वाला था उसने जो इमेज फॉर्म करी, नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द दूसरा वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए मतलब प्लेन मिरर के लिए अब I1 इज द ऑब्जेक्ट, पक्का।
अब अगर I1 इज द ऑब्जेक्ट, तो भैया प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन तो नहीं है। 60 में से 40 को उचका दो, कितना बचेगा? 20 बचेगा। मतलब प्लेन मिरर के लिए अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है केवल 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब जरा इसी पर बिल्डअप करता हूं मैं, ध्यान देते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ जरा प्लेन मिरर के ऊपर। हमें अब क्या बात समझ में आ रही है कि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है -20 पे। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -20 सेंटीमीटर पे। अब आपको एक बात पता है प्लेन मिरर के लिए होता क्या है, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतनी ही इमेज की दूरी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज बनेगी राइट में। इमेज कहां बनेगी? राइट में। तो डिस्टेंसेस बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है उनकी ऑपोजिट होती है जब आप प्लेन मिरर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब v कितना हो जाएगा? देयरफॉर प्लेन मिरर का v कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ u। तो माइनस और u कितना आ रहा है बेटा? u आ रहा है -20। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? +20 सेंटीमीटर। बट किसके रिस्पेक्ट में? प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब जो ये इमेज बन रही है ना 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वो किसके 20 सेंटीमीटर पीछे बन रही है? प्लेन मिरर, बिकॉज उसी के रिस्पेक्ट में बातें हो रही है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे कि फाइनल इमेज जो है, आप क्या लिखेंगे कि फाइनल इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में है, इज 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स RHS फ्रॉम प्लेन मिरर। फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में है। या तो ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि अगर कॉन्वेक्स से निकालना हो तो क्या बोल दोगे? 60 और आगे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 20, मतलब 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और 80 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। 80 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन था जो कि गिवन था, ठीक है। इस सवाल में जो कुछ चीजें देके रखी हुई थी उसको मैंने यहां पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ डिटेल्ड सोल्यूशन। पूरा स्टेप वाइज बताया है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा तरीके से नोट कर लेना। ओके, डन। ओके, चले, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपका डन हो गया सोल्यूशन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। तो अब इसी पर बेस एक और जरा क्वेश्चन देख लिया जाए। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ है? सेम तरह की चीजें, लेकिन यहां पे प्लेन मिरर की प्लेसमेंट जो है ना वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे करके रख दी गई है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ना व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो अब जरा गौर करिए बहुत इत्मीनान से। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, चलें, ठीक है, ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, पहले भी तो बना चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया यहाँ पे, ओके, डन। और प्रिंसिपल एक्सेस तो आनी ही आनी है, इसको तो कौन ही रोक लेता है। रे ऑप्टिक्स में यार डायग्राम पे ना बहुत जबरदस्त तरह से ध्यान दिया करो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरह से ध्यान दिया करो, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन के नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बोल के रखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर है, ओके, डन, ठीक है। उसके बाद क्या है? अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही तो हो रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, और इसकी जो प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। चले, ओके, डन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या है? अ प्लेन मिरर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 30 सेंटीमीटर पीछे रख दिया है एक प्लेन मिरर को। तो चलो रख ही दिया जाए तरीके से, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो 40 की दूरी है, तो इतना मान लो, और क्या। ये रखा है हमने एक प्लेन मिरर, बहुत स्ट्रेट नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ये रखा है हमने एक प्लेन मिरर, और उसके बाद इसकी दूरी हमको पता है, इसकी दूरी हमको पता है कितनी, इसकी दूरी 30। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि वेयर इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, भाई पूछा हुआ है ना। नाउ फाइंड द इमेज पोजीशन, फाइनल इमेज पोजीशन, ठीक है, फाउंड बाय द एंटायर कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन ने क्या इमेज बनाई? फंडा बिल्कुल सेम रखना, फंडे को ज्यादा चेंज मत करो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज योर सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर भी इमेज फॉर्म करी है वो दूसरे वाले के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। चले, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ कितना है? प्लस का 20 सेंटीमीटर, मान गए हम इस बात को।
उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है -40 पे, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। उसके बाद निकाला है ना वेयर इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां पर फॉर्म करने वाला है, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है यार, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बोलते हो, पक्का क्या अप्लाई करना है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना आने तो है ऐसे वाले, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में अगर आपको साइन कन्वेंशन एक बार क्लियर है ना, तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस इतने मक्खन लगने वाले हैं। ऐसा होता है, जो लोग अटक रहे हैं ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो लिटरली इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि उनका बेसिक हिला हुआ है किसका, साइन कन्वेंशन का, ठीक है। और साइन कन्वेंशन मैंने पिछले पार्ट्स में बहुत डिटेल में बहुत तरीके से डिस्कस करके रखा हुआ है, उस लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छे से देखो, ठीक है। चले ओके डन है ना, ये तो कहानी हो रही है। अब जरा बस वैल्यूज पुट करने की बारी है। फोकल लेंथ कितना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ इज जस्ट 20, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 20 होगा, माइनस, अच्छा यू कितना है बेटा, यू है माइनस का 40, ओके डन। तो 1/v निकाल लेते हैं, 1/20 माइनस 1/40 पहले भी कर चुका हूं। तो 1/v इज इक्वल टू 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा 800, जिसको जाना है उसको जाना है, तो यहाँ पे बचेगा 80/2, इसका मतलब होता है जस्ट 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज क्या बन रही है 40 सेंटीमीटर पीछे, इमेज क्या बन रही है 40 सेंटीमीटर पीछे। अब पता है क्या होगा यहाँ पे, देखो भैया इस कॉन्वेक्स लेंस के 40 सेंटीमीटर पीछे इमेज बननी है, 30 सेंटीमीटर पे तो प्लेन मिरर आ गया, मतलब प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर पीछे, प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर पीछे जो इमेज फॉर्म करवा रहा है वो करवा रहा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस वाले केस में जरा गौर करिए क्या होने वाला है, ठीक है। I1 बोलता हूं ना मैं उसको, क्या बोलता हूं, I1 10 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है, I1, ठीक है। तो I1 इज बेसिकली द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, कहां बन रहा है बेटा, ओके। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इमेज, बट इन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो मतलब अगर प्लेन मिरर के राइट में जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना इसको, क्यों, कॉन्वेक्स लेंस ने जो भी इमेज फॉर्म करी वो प्लेन मिरर के लिए कैसे काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट, तो I1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर, ठीक है। अब I1 को मानेगा प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज का फॉर्म करेगा सामने, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। और ऑब्वियसली अगर 10 सेंटीमीटर पीछे मान रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो 10 सेंटीमीटर आगे बनेगा इमेज, क्या बोलते हो, मतलब I इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज, ठीक है। तो या तो ऐसे आंसर कर दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, या तो ऐसे आंसर कर दो कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, या तो ऐसे आंसर कर देना 30 में से 10 को हटा दो, या फिर ऐसे आंसर कर दो कि 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देयरफॉर फाइनल इमेज जो बन रही है, देयरफॉर फाइनल इमेज इज या तो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, क्या कहते हो, या तो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, या तो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। हम कोई जगह छोड़ेंगे ही नहीं कि कोई हमको अटका दे, ठीक है। तो यहां पे प्लेन मिरर से पूछ लिया, वो भी हमको आता है, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, ये भी अपने को पता है, सब पता है, ठीक है। क्या बोलते हो, आया समझ की नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक डाउट आपका भी आ रहा होगा कि सर इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, कई बच्चों को डाउट आता है कि सर ऑब्जेक्ट तो आप कहते हैं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होना चाहिए, लेकिन अगर मैं I1 मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज फॉर्म करी, अगर मैं उसको प्लेन मिरर के लिए मानता हूं ऑब्जेक्ट, तो वो तो सर क्या है राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो क्या उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा वैसा ही मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी एक यहां पे हेल्प कर देता हूं और ज्यादा अच्छे से, इसका रे डायग्राम आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज बहुत तरीके से पल्ले पड़ जाए। एक और चीज बता रहा हूं, देखो आपका आंसर तो आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, आपका आंसर तो आ चुका है, अब मैं आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, एक्स्ट्रा में ए एक्स्ट्रा लगा दिया, तभी एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान में क्या दे रहा हूं I1 जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर से आपको कहां भागना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड में, और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी क्या थी, राइट हैंड साइड, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रखा होगा तब वो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर I1 को आप मानते हो प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट, तो वो I1 जो है वो प्लेन मिरर के राइट में रखा हुआ है, तो यू नीड टू मूव टुवर्ड्स राइट। और अगर आप कोई भी डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, अगर आप कोई भी डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट मेजर करते हैं
हैं तो वो नेगेटिव होता है। यहां पे आप कहां जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिहाज से इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा -10, इसलिए मैंने कहा था कि आई पे बन रहा है इमेज। ठीक है, माइनस मतलब पीछे बन रहा है ना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, वो तो एक्स्ट्रा ज्ञान था। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखना जरूरी है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के पीछे, 10 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के यहां सामने। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से ये बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई क्या, पक्का डन। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं, इसको नहीं मिटा रहा, एक बार इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, और मैं आपको इसका रे डायग्राम जो है वो एक बार तसल्ली से दिखा देता हूं ताकि आपको भी चैन पड़े। ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना है इसका, प्लेन मिरर 30 की दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 40 पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स ने इमेज का बनाई I1 पे बनाई, और फाइनल इमेज कहां बन रही है, आई पे बन रही है। ठीक है, रेडी गो, चले। अब जरा ध्यान देते हुए चलना बहुत ही अच्छे से बेटा। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, चलेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, अब यहां पे इसका फोकल लेंथ ऑब्वियसली कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो अपने को पता है। ठीक है, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इतना रंगीन क्यों बन रहा है, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, चले 2 मिनट, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होने वाला है, यहां ये रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहां रखा हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे रखा हुआ है प्लेन मिरर जो कि सिर्फ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया है। ठीक है, तो ये 40 था, यहां 40, हल्का सा यहां रखते हैं, ये आपके पास है प्लेन मिरर। कौन है ये, प्लेन मिरर, इसकी दूरियां कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज कहां फॉर्म करी थी, 40 सेंटीमीटर पे। कहां फॉर्म करी थी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म कर दी है। तो कहानी कुछ ऐसे जा रही होगी, देखो लाइट रेज निकली यहां से, लाइट रेज निकली यहां से। ठीक है, अब ये कन्वर्ज करेगा, ये दूरी सिर्फ 30 सेंटीमीटर की है, ये जो दूरियां है ना ये है सिर्फ 30 सेंटीमीटर की, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये है 40 सेंटीमीटर की। तो जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो क्या बनने वाली, 40 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, I1, इसको हमने नाम क्या देकर रखा हुआ है, इसको एक सेकेंड, इसको हमने नाम क्या देकर के रखा हुआ है I1 नाम देकर रखा है, जो दूरी कितनी है उसकी 40 सेंटीमीटर है। तो अब जरा गौर किया जाए कैसे करेंगे इसको, एक सेकेंड, ये कॉन्वेक्स लेंस वाला हो गया और ये रहा। ठीक है, अब यहां पे I1 पे बनने वाली इमेज, तो जरा गौर करें, वाइट से लेते हैं लाइट रेज, I1 ले लेते हैं अपन, 30 यहां पे हो गया, 40 पे ले लेते हैं यहां पे इस वाले पॉइंट पे, तो ये रहा आपके पास I1। ठीक है, तो कायदे से जो लाइट रेज है ना वो तरीके से जब इमेज फॉर्म करेंगी तो वो पीछे की तरफ फॉर्म करेंगी, कहां फॉर्म करेंगी, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये 30 हो गया, हल्का सा आएगा आगे, तो इसको यहां पे ले लेते हैं I1। अब जरा गौर करना क्या होता है, जब ये लाइट रेस कन्वर्ज होंगी ना, जब ये लाइट रेस कन्वर्ज होंगी ना, तो इनका टारगेट कौन होगा पता है, जब ये लाइट रेस कन्वर्ज होंगी तो इनका जो टारगेट होगा वो होगा I1 पे जाकर के मीट करना। इनका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, I1 पे जाकर के मीट करना। तो लाइट रेज आएंगी ऐसे करके, लेकिन इसके पीछे नहीं जा पाएंगी, बिकॉज बीच में कौन आ गया, प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या करवा देगा, ये करवा देगा कन्वर्ज। ये लाइट रेज जाएंगी ऐसे करके और प्लेन मिरर पे जब टकराएंगी ना तो ये लाइट रेज को ये ऐसे करवा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरो से समझो ऐसे गई, पहले ऐसे गई, फिर टकरा करके ऐसे आ गई, और फाइनली इमेज कहां फॉर्म हो गई, आई पे। फाइनली इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, आई पे। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म कर रहा है I1 वो तो प्लेन मिरर के पीछे ही फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो प्लेन मिरर के आगे फॉर्म होगी। यही डायग्राम आपके सामने यहां पर मैंने बस रे बनाकर, मतलब बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बना के रखा हुआ था, बाकी रे डायग्राम्स के लिए मैंने आपको यहां पे पूरा बता के रख दिया है। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, क्या इसको एग्जाम में दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं ये बहुत जरूरी नहीं है, ये आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे, ओके गो डन, चलें। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ये इस वाले क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन हो गया आपके सामने। क्लियर है, पक्का, रेडी गो डन, चलें। क्लियर, ये भी क्लियर कर देते हैं, और डायग्राम भी आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया ना, पक्का, चलें। ठीक है, ओके,
ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा कायदे से डन हो गया है। अब जरा आते हैं इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि सीधे तौर पे क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। क्या है ये? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट नाम की चीज तो हमने पढ़ी है। एक प्रिज्म हुआ करता था, व्हाइट कलर की लाइट आया करती थी, उसके बाद वो 7 कलर्स में ऐसे स्पेक्ट्रम उसका पूरा बन जाया करता था, और हम कहते थे कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मेजरली 7 कलर्स। ऐसे बहुत सारे शेड्स के भी कलर्स हैं, ठीक है, लेकिन आप ब्रॉडली क्या बोलते हो कि व्हाइट लाइट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ दीज 7 कलर्स, जिसको नाम दिया जाता है विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अच्छा, जब ये स्पेक्ट्रम की मैं आपसे बात करूंगा ना, एक बात दिमाग में तरीके से डाल लेना कि रेड कलर की जब बात की जाएगी ना, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी रेड कलर को यूज किया जाता है, बिकॉज वो एक तरह से दूर से दिख जाएगा और डेंजर कलर होता है, ठीक है, ऐसा मान लिया गया है, पक्का। तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। इस बात को गौर करिएगा, बिकॉज आप जानते हैं C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। हर्ड ऑफ इट? ये सुना है आप लोगों ने, C इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। न्यू बोल लो या फ्रीक्वेंसी को एफ बोलो, तुम्हारे ऊपर होता है। तो यहां से जब आप इसको लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि सी इज बेसिकली अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर आप रेड कलर की बात करेंगे, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। क्या आपको आ गया समझ? पक्का, डन। अब इसी लॉजिक पर बेस्ड है, ये रहा आपके सामने डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जरा पढ़ो उसका स्टेटमेंट और बताओ समझ में आया? चलें फिर, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। अब जरा आपको इसमें यादें आ रही होंगी क्लास 10th की, ठीक है। हाँ सर, एक प्रिज्म हुआ करता था, व्हाइट कलर की लाइट आया करती थी, 7 डिफरेंट कलर्स में बट जाया करती थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ये वायलेट है, ठीक है, ये इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये अलग अलग एंगल्स पे क्यों बटे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, तो वायलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है, और रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम हुई है, ठीक है। अब ये बेंडिंग वाला जो पूरा खेल होता है ना, इसको आप कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ सकते हैं। कहां जोड़ सकते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बिकॉज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, तो बेंडिंग भी दरअसल ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, जरा गौर करते हुए चलेगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना, उस पर बहुत तरीके से गौर करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, और इसके बाहर ऑब्वियसली क्या है, एयर है। और ये एक एक्सेस मैंने बना के रखी है, अभी क्यों बनाई है बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आपको एक बात समझ में आती होगी कि जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं रेयरर मीडियम में, तो अच्छी खासी वेवलेंथ होगी, लेकिन जैसे आप डेंसर मीडियम में आ जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और वेवलेंथ यहाँ पे कम तो हो गई, और उसके बाद जैसे आप जाएंगे रेयरर मीडियम में, तो वापस से वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, पक्का। तो ये डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम हो जाती है और रेयरर में वेवलेंथ आपको नॉर्मली बड़ी दिखती है, ठीक है। तो एक काम करा जाए इसके लिए, देखिए यहां पर जो वेवलेंथ है इसको लैम्डा बोला जाए, ठीक है, और यहां पर जो छोटी सी वेवलेंथ है इसको लैम्डा डैश बोला जाए। क्या बोला जाए? लैम्डा डैश, ठीक है। क्लियर है इतना पूरा कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है रेयरर मीडियम के अंदर, और लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ है बट इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। इनके बीच में एक फॉर्मूला आता है ध्यान दीजिएगा, लैम्डा डैश इज लैम्डा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में अटका लो बहुत तरीके से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये एग्जैक्टली वाला फॉर्मूला कहां से आया था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको जरा इसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने इतना तो पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने ही पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। पक्का? हाँ ना बोलो, इतना आ गया समझ। अब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जब वेलोसिटी की आप बात करेंगे, दैट इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, पक्का। अब क्या होता है, वेवलेंथ जो वैक्यूम में है वो लिटरली लैम्डा के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, मीडियम को चेंज करने से वेव की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जैसा आप इस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, एंड नाउ द वेवलेंथ विल बी लैम्डा डैश। पक्का आ गया समझ। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी किसके बराबर रहेगी, एफ के बराबर, बिकॉज मीडियम को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब जिसको जाना है उसको जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ और एफ अब हमारे बीच नहीं रहने वाले, ठीक है। जब इसके बाद में इसको खोलूंगा ना, तो क्या बचेगा पता है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश।
Therefore lambda dash is equals to lambda upon mu, ठीक है। अब ये जो लैम्डा है बेटा, ये जो लैम्डा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली वेवलेंथ ऑफ द वेव इन वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट ही है। तो देयरफॉर आप एक बात यहीं से जज कर सकते हैं, देयरफॉर आप एक बात यहीं से जज कर सकते हैं कि लैम्डा डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? बेंडिंग, ठीक है। इसका मतलब एंटायरली क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग भी कम है, ठीक है। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग की प्रोपोर्शनैलिटी कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, ठीक है। अगर इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ज्यादा करवाएगा, मैं डिस्कस कर चुका था इसके बारे में पहले भी, अभी बस सुनते हुए चलना। अगर इंडेक्स कम होगा किसी मीडियम का तो वो बेंडिंग भी कम ही करवाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करो यहां पे क्या होने वाला है। अगर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसकी बेंडिंग कम होगी, और अगर लाइट का वेवलेंथ कम होगा तो उसका इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। अब स्पेक्ट्रम में होता वही है। यहां अगर आप गौर करें ना, मैं सिर्फ दो एक्सट्रीम्स की बात करूंगा, वायलेट की बात करूंगा और रेड की बात करूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जरा गौर करें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रेड कलर के साथ क्या होता है। रेड को रेड से लिख देता हूं। ये रेड कैसे बन गया? रेड को रेड से ही लिख देते हैं। अगर आप रेड कलर की बात करेंगे ना, ठीक है, तो रेड कलर में क्या हो रहा है? इसका वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा। अगर इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो बाय फॉर्मूला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम, ठीक है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, इसका मतलब रेड कलर विल गो लीस्ट बेंडिंग। तो रेड कलर की बेंडिंग बहुत ही कम होती है। इसको आप यहां देख सकते हैं। देखिए, जब ये व्हाइट कलर की लाइट आई थी तो कायदे से, जब ये व्हाइट कलर की लाइट आई थी तो कायदे से इस व्हाइट लाइट को यहां निकल जाना चाहिए था, पक्की बात है। लेकिन बीच में कौन आ गया? प्रिज्म आ गया, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल आ गया जिसने कि लाइट रेस को बेंड करवा दिया, पक्का। अब जरा आप गौर कर रहे हो, रेड कलर की लाइट सिर्फ इतना बेंड हो रही है, ठीक है, बट वायलेट की लाइट जो है वो ज्यादा बेंड हो रही है। आया आपको समझ? ठीक है। तो रेड कलर कम बेंड क्यों हुआ और वायलेट कलर ज्यादा बेंड क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक ये रहा ना आपके सामने, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा, उसका इंडेक्स बहुत कम, इसलिए उसकी बेंडिंग बहुत कम हुई थी। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर जो है वो कम बेंड हो रहा है, सिर्फ इतने एंगल से बेंड हो रहा है। लेकिन 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 अगर आप बात करते हैं वायलेट कलर की, ठीक है। अब कलर में मेरे से मत खेल लेना, ठीक है। अगर ये नहीं बोलना कि सही तो वायलेट है ही नहीं, तो अगर आप वायलेट कलर की बात करेंगे ना, तो वायलेट में खास बात क्या होती है कि वायलेट का वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो वायलेट का जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है। अगर वायलेट का वेवलेंथ कम है तो बाय दिस फॉर्मूला उसका इंडेक्स ज्यादा होगा, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वायलेट कलर की बेंडिंग भी तो ज्यादा होगी। इसलिए वायलेट कलर यहां पे ज्यादा एंगल से बेंड कर रहा है, ठीक है। ये देख लो, इतने एंगल से तो वायलेट कलर बेंड हो ही रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। इसलिए मैंने आपको कहा था अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होता है, और अलग अलग वेवलेंथ के कारण अलग अलग बेंडिंग से उनको सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब व्हाइट कलर आ रही थी वो पैक होकर के आ रही थी, ठीक है, बिकॉज एक ही मीडियम में ट्रैवल करी थी। लेकिन जैसे उसका मीडियम चेंज हुआ तो सिंस अलग अलग कलर्स के पास अलग अलग वेवलेंथ था तो वो अलग अलग बेंडिंग से सफर होते हैं, और इसलिए वो अलग अलग एंगल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए हमको ये पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। इसलिए हमको ये पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, बिकॉज अलग अलग कलर्स जो है ना वो अलग अलग एंगल से बेंड होके निकल रहे हैं बाहर। दैट्स व्हाई वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर आप इसे कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको आप? विजिबल स्पेक्ट्रम। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही कहानी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, ठीक है। कई बार लोग क्या कहते हैं, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा डिस्पर्जन, ठीक है, लेकिन इस डिस्पर्जन के पूरे फंडे को उन्होंने इस नजरिए से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको तरीके से समझ लिया है तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं। इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, डन। 3 2 1 रेडी गो। डन हो गया होगा, क्लियर करता हूं उसको मैं अब, ठीक है। चलें, अब ये रहा, एक बार डेफिनेशन देख लो, बिकॉज कई बार तो आपको वही चिपकाना पड़ेगा ना। तो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ओके, जब व्हाइट लाइट पास करती है किसी भी ग्लास प्रिज्म से, देन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। और वो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स क्या है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। लास्ट में रेड आ रहा है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई? इसको नोट भी कर लिया होगा आपने, और डायग्राम भी बना करके आना होता है, ठीक है। अच्छे से इस बात को भी समझ लो। एक बार मैं आपको ना एक बार डायग्राम बना, अच्छा अब सर ऑब्वियसली हम क्या पूरा ऐसा बना करके लाएंगे? नहीं बेटा, जो एक्सेप्टेड है वो ये है।
अब जो बना रहा हूं इतना भी अगर तुम बना करके आ जाओगे, ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल पूरा तरीके से बनाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे मान ले व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो व्हाइट लाइट वुड हैव गॉन लाइक दिस, व्हाइट लाइट वुड हैव गॉन लाइक दिस। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अलग अलग एंगल से बेंडिंग होने वाली है, यहां पे अब अलग अलग एंगल से जो है ना बेंडिंग होने वाली है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा 6 7। ठीक है, अब उसके बाद जब ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो वो और भी बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। ठीक है, ऑब्वियसली आप जानते हैं सबसे नीचे कौन आ रहा है, वायलेट। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो रही है, वायलेट की हो रही है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम बेंडिंग किसकी हो रही है, रेड कलर की हो रही है। तो आप पूरा ऐसा रंगोली बना करके नहीं आएंगे, आप इतना बना दो, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, इतना आ गया समझ, चलें, ओके डन, क्लियर करते हैं इसको। दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट फॉर यू। ठीक है, अब आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, इसको कई लोग जानते हैं प्रिज्म फॉर्मूला के नाम से भी। ठीक है, और प्रिज्म फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म या प्रिज्म फॉर्मूला, इसका एक बहुत शानदार रेलेवेंस होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी। ठीक है, आपने करा होगा ऐसा कि लैब में ले गए होंगे, एक पेपर होगा, ठीक है, उस पर डाल दिया होगा प्रिज्म, अब उसमें क्या है, 2 पेन यहाँ पे लगा दिए, 2 पेन यहाँ लगा दिए, अब बोलते हैं बेटा एक आंख बंद करो और फिर जरा व्यू करो कि वो लाइन में आ रही, कि लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, अब काफी बच्चे ऐसे हाँ 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 लाइन में आ गए, लाइन में आ गए, उनको पता भी नहीं होता कि क्या लाइन में आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है, अगर आपके स्कूल में अपैरेटस कम होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रिज्म है, अब उसी में लगे हुए 10 लोग। ठीक है, कि बेटा आके जरा देख लो कि वो जो 2 पिन है वो लाइन में आ रहे हैं क्या, बच्चा अपना एक आंख बंद करता है, बोलता हाँ हाँ दिख तो रहा है लाइन में आते हुए। अब टीचर को क्या मालूम इसे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसका रेलेवेंस इसलिए बहुत ज्यादा है बिकॉज कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको यही फंस जाएगा, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और अगर आपको एक्सपेरिमेंट आ गया है प्रिज्म का, तो ऑब्वियसली नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ, और उसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। उसके बाद जब इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होती हैं, जब जो एक्सटर्नल आते हैं जब वो लेंगे इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो प्रिज्म फॉर्मूला पूछा जाता है यूजुअली। ठीक है, अब प्रिज्म फॉर्मूला कहां पढ़ेंगे, यहीं तो पढ़ेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, इसका बकायदा डेरिवेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। अब जरा एक बार के लिए आप इसका एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, क्या हुआ इसके साथ, देखिए व्हाइट कलर की लाइट आई। ठीक है, अगर ये प्रिज्म बीच में आता ही नहीं तो व्हाइट लाइट ऐसे निकल जाती स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेस बेंड हो जाएंगी विद अ पर्टिकुलर एंगल, तो ये लाइट रेस बेंड होकर ऐसे चली गई। उसके बाद क्या होने वाला है, जब इस वाले पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, नाउ एक नॉर्मल आएगा, नाउ द लाइट रेस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे। ठीक है, अब उसके बाद ये एंगल I1 है, ये एंगल R1 है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एंगल I2 है, ये वाला एंगल R2 है। उसके बाद अगर लाइट रेज, अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो लाइट रेज यहां चली जाती, पक्का, और जब प्रिज्म आ गया तो लाइट रेज यहां चली गई, पक्का। तो ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन, क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन पर ही आपका डेरिवेशन जो है वो टिका हुआ रहने वाला है। ठीक है, ये डायग्राम एक बार तरीके से देख लो अच्छे से। चलिए ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर हमारा मेन इंटेंशन क्या होने वाला है कि हम निकालने वाले हैं यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला। क्या निकालने वाले हैं बेटा, प्रिज्म फॉर्मूला। चलें स्टार्ट करते हैं आपके लिए पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, गौर करते हुए चलना बहुत इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक व्हाइट लाइट आ रही है जो आकर के ऐसे स्ट्राइक कर गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब ये व्हाइट लाइट आ गई ना, तो पहले तो आप बनाएंगे इसका नॉर्मल। क्या बनाएंगे आप, इसका नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल बनाते हैं, चलिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो ये रहा इसका नॉर्मल। ठीक है, अब होने क्या वाला है कि जब भी लाइट रेस पास करेंगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट रेस कहां बेंड हो जाएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब अगर कायदे से मैं देखूं ना, तो लाइट रेस को ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसा आगे की तरफ। अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेस निकल चुकी होती है ऐसे आगे की तरफ। लेकिन अब क्या होने वाला है कि लाइट रेस बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रेस विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब जब लाइट रे ऐसे गई तो यहां पे क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से क्या पास होगा, नॉर्मल। क्या पास होगा, यहां से नॉर्मल पास होगा।
जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये होगा नॉर्मल। पक्का इतना आ गया आपको समझ। अब जब लाइट रेज यहां से एग्जिट लेंगी, जब लाइट रेज यहां से एग्जिट लेंगी तो लाइट रेज विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रेज विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रेज जाएंगी कुछ इस तरह, ठीक है। लाइट रेज यहां चली गई। अब जरा गौर करिएगा, अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो ये लाइट रेज यहां, मतलब लाइट रेज अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज यहां जा रही होती, लेकिन जब प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज यहां चली गई है। तो अगर जहां चली गई है फाइनली, अगर मैं उसको ऐसे पीछे की तरफ हल्का सा अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आएगी। वो बात क्या समझ में आएगी कि अच्छा बेटा जाना था इस तरफ, चली गई इस तरफ, तो ये जो एंगल आपको अभी नजर आ रहा है, दिस एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम आपके सामने बनेगा ना तो आपको ज्यादा तरीके से बैठेगा दिमाग के अंदर। ये क्या रहा आपके पास? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलें, ओके, डन। अब जरा क्लियर किया जाए इसको, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब जरा गौर करेगा, जब लाइट रेज आगे की स्ट्राइक करी, तो जब लाइट रेज यहां पे स्ट्राइक करी, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है। उसके बाद ये था रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया विद द नॉर्मल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब जब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर यहां लग गया एक प्लेन मिरर तो लाइट रेज ऐसे पलटी खा लेंगी पीछे, ठीक है। अगर यहां लग गया प्लेन मिरर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे तो लाइट रे ऐसे पलटी खा लेंगी, तो ये क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे, और ये रहेगा नॉर्मल। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? नहीं, ये सेकंड टाइम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे पलटी खा जाएगी तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? नहीं, ये सेकंड टाइम हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर होना चाहिए जिसपे परपेंडिकुलर लाइट रे स्ट्राइक करे, तब जाकर के लाइट रेस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेंगी और निकल जाएंगे पीछे की तरफ। तो ये होगा इंसिडेंट रे जब इस तरफ से देखा जाएगा तो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज I2, दिस इज नाउ कॉल्ड एज R2, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहीं पर ना एक छोटा सा मैं एंगल और बना रहा हूं, देखो बेटा। इसको अगर मैं चाहूं ना तो मैं इसको ρ1 कह सकता हूं, पक्का। और अगर मैं इस एंगल को चाहूं तो मैं इस एंगल को ρ2 कह सकता हूं, पक्का। आ गया समझ, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? पक्का, डन है। अब जरा एक बात सुनना, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए बोल देंगे इसको, बस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा बहुत इत्मीनान से, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें ना तो ρ1 और ρ2 जो है वो इंटीरियर एंगल है और जो रो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि वन एक्सटीरियर एंगल मतलब रो इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर्स मतलब ρ1 प्लस ρ2। एक बात तो ये आ गई, पक्का आ गई ये वाली बात। अब जरा गौर करना अच्छे से, रो इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 तो था। अब जो ρ1 है, ठीक है, जरा इस पे गौर करिएगा, ये रहा ρ1, ठीक है। एक बात अगर आपको समझ में आ रही है तो I1 जो है ना वो R1 प्लस ρ1 के बराबर है। क्या बोलते हो यार? जरा देखो उसको अच्छे से। I1 जो है वो R1 प्लस ρ1 के बराबर है। तो मैं इसको एक बार लिख ही देता हूं ना कि I1 जो है वो है R1 प्लस ρ1 के बराबर, पक्का। अब जरा वहीं से उचका लो ρ1, ठीक है। तो I1 आ गया है R1 प्लस ρ1 के बराबर। अब जब मुझे ρ1 यहां पे डालना है तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस R1, क्या हो जाएगा? I1 माइनस R1, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं I1 माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली अब मैं बात करने वाला हूं ρ2 की। किसकी बात करने वाला हूं? ρ2। जरा गौर करिए, ρ2 यहां बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा पता है? I2 जो है ना, ध्यान देना अच्छे से, I2 जो है ना वो ρ2 प्लस R2 के बराबर है। I2 किसके बराबर है? ρ2 प्लस R2 के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख दूं एक बार, I2 जो है वो R2 प्लस ρ2 के बराबर है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ρ2 की, ठीक है। अब ρ2 की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूं मैं यहाँ से? I2 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2। चले, यहां तक कोई परेशानी आ रही है क्या? इतना देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है, पक्का, डन है। अब जरा मैं इसको जमा के लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 फिर माइनस R1 माइनस R2। तो एक काम करना, वहां से माइनस कॉमन ले लेना। तो यहां से जो रो बचेगा बेटा, जो रो बचेगा वो बचेगा I1 प्लस I2 तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। I1 प्लस I2 तो है ही। उसके बाद क्या बचेगा? माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो माइनस R1 माइनस R2 में से क्यों ना माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। एक तो बन गई आपके पास ये वाली कहानी, अति इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है।
ये इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूले की डेरिवेशन में होने ये वाला है कि एक इक्वेशन नहीं है, ऐसी इक्वेशन बनने वाली है 5 से 6 जो कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। उनमें कभी कभी सवाल बीच में से उचक करके आता है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई, पक्का, डन, चले, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। एक तो ये वाली कहानी बन गई, ठीक है। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं ना। अब यहां पे क्या होने वाला है जरा गौर करिएगा, एक और चीज की बात करते हैं। देखिए, अगर आप समझते हैं कि ट्राइंगल में इन टोटल जो एंगल होता है वो होता है 180 के बराबर, तो अगर मैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, तो ए वाला एंगल हो जाएगा, फिर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। मैं इसको नाम दे दूं क्या, इसका नाम ए, इसका नाम एक काम करो ओ रख दो, इसका नाम रख दो मेरे नाम पे पी, इसका नाम रख दो Z, ठीक है, Z रख दिया, O हो गया, P हो गया, Z हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे ट्राइंगल OPZ की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ट्राइंगल OPZ की। जब मैं ट्राइंगल OPZ की आपसे बात करूंगा तो इन टोटल कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। अब देखना यार, ये ए वाला एंगल तो डन है, काफी लोग यहां पे गलती कर देते हैं। देखो, जब मैं ट्राइंगल OPZ की बात कर रहा हूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला एंगल, जरा गौर करना, मुझे अब यहां पे जो एंगल चाहिए इसको लेते हैं अपन एकदम बकायदा येलो से, ये दिख रहा है आपको, और दूसरा ये दिख रहा है आपको, ये बहुत बारीक काम है, बहुत बारीक काम है, ये वाला एंगल चाहिए। और पता है वो कितना हो जाएगा, देखो बेटा, ये टोटल होता है 90, ये जो टोटल है ये कितना होता है, 90 होता है। 90 में से मुझे R1 वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे R1 को हटा के जो बच रहा है वो चाहिए, मतलब 90 माइनस R1, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 माइनस R1। सिमिलरली जब मैं इस वाले की बात करूंगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ट्राइंगल OPZ की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, OPZ की बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं इस वाले पार्ट से कंसर्न हूं, ठीक है। मुझे इसमें अगर ये वाला हिस्सा निकालना है ना, तो पता है कितना हो जाएगा, ये 90 में से मुझे R2 नहीं चाहिए, 90 माइनस R2। अब एक ट्राइंगल का जो नेट समेशन होता है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, ट्राइंगल OPZ की बात कर रहा हूं, टोटल समेशन इज गोइंग टू बी 180, मतलब एंगल ए प्लस ये जो हिस्सा है वो है 90 माइनस R1 प्लस ये जो हिस्सा है वो है 90 माइनस R2, और दिस एंटायर समेशन इज गोइंग टू बी 180। कितना होने वाला है, ये 180 होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, जरा गौर करना, ए माइनस का R1 माइनस का R2। अब ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो 180 के बाद में इक्वल टू में भी क्या है, 180 है, तो अल्टीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, जिसके बाद ए आ जाएगा R1 प्लस R2। इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हो, ये इतना आ गया समझ। अब बताइए क्यों निकाला है इसको, बिकॉज यहां पे क्या आ रहा था, R1 प्लस R2। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, और अभी मुझे समझ में आ गया कि अच्छा बेटा R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है, तो बस भर दो उसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन, अब हमको यहां से जरा एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में भर देंगे, कहां भर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, रो का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो नाउ एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो क्या आ जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 तो है ही, दिख रहा होगा, I1 प्लस I2 को मैंने बिल्कुल टच नहीं करा, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन समझ में आता है कि वो तो A के बराबर है, A का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, तो बस यहां पे A भर दीजिए। इक्वेशन ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। अब सर इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा कुछ नहीं, सब के सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी यूज करूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो दिस बिकम्स एंगल ऑफ डेविएशन, दिस बिकम्स एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहां तक तो फ्लो बनता है बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत अलग सा स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, अब वो आपको समझना है। इक्वेशन समझ में आ गई है, अब मेरी बात सुनते हुए चलना। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I1, दिख रहा है आपको, अगर मैं I1 को आपके सामने ऐसे लिख दूं कि ये रूट ऑफ I1 का स्क्वायर है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तुम बोलोगे बिल्कुल सही सर, एक ही बात तो है, ठीक है। ऐसा कर क्यों रहे हो, बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं। जो I2 है ना, अगर मैं इसको लिख दूंगा रूट ऑफ I2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो क्या आप बुरा मानेंगे इस बात में? नहीं सर, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस ए था ना, तो माइनस ए को भाई मैं टच नहीं कर रहा हूं, माइनस ए भी है, ठीक है। अब सर बीच में जगह क्यों छोड़ दी? वो काम यहीं पे तो होने वाला है, ठीक है। अब कौन सा काम यहाँ पे होने वाला है सर? एक बात सुनना, अगर मैं एक टर्म लिख देता हूं -2√I1I2, अब तुम बुरा मान जाओगे, ठीक है। तुम क्या बोलोगे? सर आपने इसको ऐसे लिख दिया, हमने बुरा नहीं माना। आपने इसको लिख दिया, हमने उसको बुरा नहीं माना। माइनस ए को आप कोने पटक दिए, हमने उसको भी बुरा नहीं माना। लेकिन ये नया टर्म कहां से पैदा कर दिया, ठीक है। बेटा एक बात सुनो, कभी तुमने करा है मैथ्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। करा है ना ऐसा? तो मल्टीप्लाई करा है अगर 2 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो मैंने -2√I1I2 कर दिया है, यहां से इक्वेशन हो गई है बैलेंस, अनबैलेंस नहीं रही, ठीक, अनबैलेंस्ड हो गई है। अब एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, जो -2√I1I2 है ना, जिससे की वजह से अनबैलेंस हो गया था, तो एक काम करो, इसी को प्लस कर दो। अब जब सेम टर्म को प्लस कर दोगे तब तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तुमने बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बस इसको आपने क्या कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया है, ठीक है। तो आपने इसे कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया, मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा क्या होता है, आपने जितने भी सोर्सेज यूज करे होंगे, मेजरली ऐसा होता है कि टीचर सिर्फ ये बोल देते हैं कि देखो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन वाला डेरिवेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए ना, तो एक कंडीशन होती है कि I1 I2 के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? कि अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए तो एक कंडीशन होती है जिसमें I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी, तभी जाकर के एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज हो पाएगा, ठीक है। बट वो कंडीशन आई कहां से और वो कंडीशन रटने की क्या जरूरत है? तो मैं एक बार इसको प्रूव करते हुए चल रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को लिखा है हल्का सा मॉडर्न तरह से, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा बहुत इत्मीनान से, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, क्या बोलते हो? आया समझ क्या बोला मैंने? बस पहले के 3 टर्म्स पे गौर करना, बाकी के वो 2 टर्म्स तो छोड़ दो उसको, ठीक है, टेंशन मत लो उसकी। बस पहले के 3 टर्म्स पे गौर करना, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, -2ab है। ये क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसकी वजह से आप सीधे बोल सकते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है, ये 3 टर्म्स तो आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√I1I2, जो था वो था, इसको मैं टेस्ट थोड़ी कर रहा हूं, -a को टेस्ट थोड़ी कर रहा हूं, ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, ये है एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर आने वाले 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन को जो डोमिनेट करवाएगा वो करवाएगा स्क्वायर टर्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो है इस स्क्वायर वाले टर्म के ऊपर, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये जो टर्म है अगर वो 0 हो जाए, ठीक है, तो अगर ये जो मेन डोमिनेटिंग टर्म है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, अगर वही टर्म 0 हो जाएगा तो अब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है। और जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी, मतलब नाउ द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम। क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम, ठीक है। नाउ अगर आप ये चाहते हैं, नाउ टू हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, नाउ टू हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर आप ये चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज हो जाए, दैट इज नाउ टू हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू रो m लिख दूं मैं। रो सबस्क्रिप्ट m का मतलब क्या होता है पता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज हो जाए, देन वी नीड टू हैव, अगर आप चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमाइज हो जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? उसके लिए होना ये चाहिए कि डोमिनेटिंग टर्म शुड बी 0, ठीक है। वी नीड टू हैव, ये जो स्क्वायर टर्म है ना, डोमिनेटिंग टर्म, √I1 - √I2 का जो स्क्वायर है, दिस शुड बिकम 0। अगर ये 0 हो जाएगा, रूट ले लो उसका, तो क्या आ जाएगा? √I1 - √I2 इक्वल टू 0। तो √I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √I2। और जब √I1 इक्वल टू √I2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देना। देयरफॉर I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I2 के बराबर, ठीक है। अब तुमको चमका, मैंने क्या बताया? देखो ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसको सॉल्व कर लोगे, रूट ले लो उसका, तो √I1 - √I2 इक्वल टू 0, पक्का आया समझ? √I2 को वहां फेंक दो, तो √I1 इक्वल टू √I2, स्क्वायरिंग कर दो, तो I1 इक्वल टू I2 आ जाएगा, वही तो आ गया। अब ये कब आया पता है? ये कब आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शुभ अवसर पे आया, ठीक है। जब आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज करवाना है,
जब आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज करवाना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि I1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, I2 के बराबर। अब एक बात जरा सुनते हुए चलेगा, नॉर्मल सा आप अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो बेटा R1 की वैल्यू R2 के बराबर है। देयरफॉर मतलब अब ये डेरिवेशन का पार्ट अगर आप नहीं भी बनाएंगे ना इसको तो भी चल जाएगा कि अगर आपने ये बता दिया कि I1 की वैल्यू तो I2 के बराबर है तभी जाकर के डेविएशन एंगल जो है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो ऑब्वियसली R1 की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर। जब R1 R2 दोनों बराबर हैं ही तो उसको सिर्फ R बोल सकते हैं ना। R1 R2 क्यों बोलूं मैं, जब वो अलग अलग नहीं है, जब वो सेम है तो सिर्फ R1 बोल दूंगा। सिमिलरली मैं I1 I2 क्यों बोलूंगा, जब वो सेम ही है तो मैं उसको सिर्फ क्या बोल दूंगा, I बोल दूंगा। लेट्स से कि I1 I2 इक्वल टू अगर I के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई क्या। अब सर ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से आपके पास एक चीज बहुत सॉर्ट आउट हो गई है कि यहां पे आपको निकालना पड़ता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या निकालना पड़ता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब आएगा, जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, पक्का। और जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो ऑब्वियसली R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर, जिसको हम सीधे R बोल देंगे, ठीक है। ये वाली कहानी पक्का समझ में आ गई है, ठीक है। अब जो इक्वेशंस बन करके रखी थी ना, मैं उसके अंदर जरा सारी वैल्यूज को पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो बस साथ चलिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। अब R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो गई है। इक्वेशन कौन कौन सी बन चुकी है, इक्वेशन 2 देखना, ठीक है। ये एक बार तरीके से छाप लो, ठीक है, अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद मैं इसका अगली साइड पे पूरा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ठीक है। डन हो चुका है, चले। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें एक बात समझ में आएगी। सर इक्वेशन नंबर 2 थी क्या, देख लो। इक्वेशन 2 क्या थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू किसके बराबर था, A के बराबर था, ठीक है। अगर R1 प्लस R2 A के बराबर है तो क्या होने वाला है, देखिए A इज इक्वल टू क्या हो गया है, R1 प्लस R2। अब हमको समझ में आ गया है कि सिंस R1 और R2 की वैल्यू बराबर है तो हम क्या बोलने वाले हैं, उसको R बोलने वाले हैं। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R मतलब 2R, ठीक है। तो यहां से R क्या आ जाएगा, यहां से R आ जाएगा A/2, यहां से R क्या आ जाएगा, A/2। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का, डन, ठीक है। ये बन गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब सर सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, एक और चीज पे जरा आते हैं। आर तो निकाल लिया, अब जरा आई निकालें, ठीक है। यहां आपको दिख रहा होगा कि रो जो है ना वो लिखा हुआ है I1 प्लस I2 माइनस ए, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 देख लो अच्छे से, I1 प्लस I2 माइनस ए इक्वल टू रो फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। अब यहां पे कहानी क्या होती है कि मिनिमम डेविएशन कब आएगा, मिनिमम डेविएशन तब आएगा जब I1 और I2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर आ गई, जिसको हम सीधे क्या बोल देंगे, I बोल देंगे, देन अगर एंगल ऑफ I1 एंगल I2 के बराबर हो गया तब जाकर के जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आ जाता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तभी आएगा जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी और R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, देयरफॉर सारी वैल्यू जरा भर दो। अब मैं रो को क्या लिखने वाला हूं, रो M, मिनिमम डेविएशन। ये कब होगा, जब I1 और I2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो I1 और I2 को मैं अब सीधे क्या लिखने वाला हूं, I लिखने वाला हूं। ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, पक्का। देयरफॉर अब अगर मैं यहां पे इसको हल्का सा बिल्डअप करूं ना तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मतलब रो M जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। अब ये I प्लस आई कितना हो चुका है, 2i हो चुका है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए। तो 2i इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ये वाली भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब बस खत्म पे आ गया ये पूरा, ठीक है। आई निकाल चुका हूं और आर भी निकाल चुका हूं, यहां पे लिखा हुआ है आर इज इक्वल्स टू A/2, ठीक है। नाउ अब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उसका इन्वॉल्वमेंट आ चुका है आई के अंदर भी और आर के अंदर भी, ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं कि अगर आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बेसिक फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, क्या कहते हो,
साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब जरा गौर करिए, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई क्या था, तो आई था मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू, मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू, ये था साइन आई अपॉन नीचे क्या आने वाला, नीचे आने वाला साइन आर, और आर क्या था, आर था ए बाई टू के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन, और आर किसके बराबर है बेटा, आर है ए बाई टू के बराबर, बस काम खत्म। ये आ गया है आपके पास प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया आपके पास, प्रिज्म फॉर्मूला आ चुका है, दैट्स इट, दैट्स डन, ठीक है। और यहां पे पूरे दिमाग में बात कौन सी अटका के रखनी है कि मिनिमम डेविएशन एंगल तब आएगा जब I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I2 के बराबर होगी, ठीक है। चले चले चले, अब इसमें आपको जरा एक ग्राफ दिखा दिया जाए तो कहानी बहुत सही से कंक्लूड हो जाती है, ठीक है। देखिए यहां पे आएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, मतलब इस एक्सिस पे आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ठीक है। अब जरा ग्राफ चेक करना, ग्राफ कैसा बनता है इसको, ठीक है। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट एकदम साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। हल्का सा अगर ऊपर नीचे लग रहा होगा तो जरा समझ जाओ, ये दोनों पॉइंट एकदम साथ साथ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का ये वेरिएशन तो होता है, लेकिन ये वेरिएशन मिनिमम कहां पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर हो रहा है, पक्का। ये डेविएशन जो है वो मिनिमम कहां पर हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा होगा, इसे ही कहा जाता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, पक्का, ठीक है। और जरा गौर करिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा, इसी के लिए तो कहानी होती है कि ये तभी होगा जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज कब होगा, जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, ठीक है। इन दैट केस दिस कुड बी I1, दिस कुड बी I2 आल्सो, ठीक है। बट आपका ध्यान कहां होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन विल बिकम मिनिमम व्हेन I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है। ये रहा आपके पास पूरे प्रिज्म फार्मूला का बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई गेस आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अल्टीमेटली आपके दिमाग में जो फॉर्मूला अटकना चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला अटकना चाहिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। चलें ठीक है, तो एक बार जरा डेरिवेशन आप समझ गए होंगे, पूरा का पूरा ये डेरिवेशन चला कैसे था। ये डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था पूरा का पूरा पहले यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम्स मैंने पूरे बता दिए आपको, डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस फिगर आपको देके रखा हुआ था, ठीक है। डायग्राम, अच्छा अगले वाले पे ये एक रेफरेंस फिगर मैंने देके रखा है आपको डायग्राम के लिए, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे बहुत तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को, तो जरा इसको तरीके से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद कंक्लूजन के लिए यहां पे आपके सामने ये रहा इसका प्रिज्म फॉर्मूला विद प्रॉपर डायग्राम्स, वो विद प्रॉपर ग्राफ, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को पूरा, चलें ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अबाउट डिस्पर्जन। अब जो हमारे पास अगला वाला टॉपिक है ना, ये आ गया है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म, ठीक है। तो थिन प्रिज्म, अब देखिए प्रिज्म हम पढ़ चुके हैं पूरे का पूरा, तो उसी के जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने यूज करके रखे हुए हैं ना, जैसे कि मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं अभी भी, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो इक्वेशंस बन के रखी हुई थी, इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन वापस से यूज करना पड़ सकता है हमको कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म के अंदर, और बाकी इसका जो यूज हुआ था वो तो हालांकि ये प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए हुआ था, लेकिन इसको फिर भी यूज करना पड़ेगा थिन प्रिज्म के अंदर। ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई आप लोग को, चलें ठीक है। अब सीधे तौर पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म क्या होता है, चलें। चलिए ठीक है फिर, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म के साथ। यहां पर आपको एक बात बस समझना पड़ता है कि अगर प्रिज्म थिन प्रिज्म है ना, तो जितने भी एंगल्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे वो एंगल्स छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एंगल छोटे हो जाएंगे ना, तो यहां पे एक चीज जो मैं बार बार यूज करूंगा वो ये हो सकता है कि जब भी साइन थीटा आएगा ना, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा विल बी टेकन अप्रोक्सीमेटली एज थीटा ओनली, ठीक है। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब एंगल्स आर स्मॉल, तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। और थिन प्रिज्म में एंगल्स कैसे हो जाते हैं, स्मॉल एंगल्स होते हैं, तो ये वाली कहानी बाकायदा से वैलिड होगी, ठीक है। अब जरा आगे इसमें गौर किया जाए। थिन प्रिज्म पे आने से पहले ना एक बार मैं यहाँ पे आपको एक आध रिलेशन निकाल के दिखा देता हूं I1 R1 के बीच में और I2 R2 के बीच में, बिकॉज एक तो ये रिलेशन यूज होगा
और दूसरी बात, यहाँ के जो इक्वेशंस थे ना, ये वाले खास तौर से इक्वेशन थर्ड, ये बहुत यूज होने वाला है जब कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। जरा गौर करें, थिन प्रिज्म पे ही आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले I1 और R1 का रिलेशन जरा चेक करो, ठीक है। पहले जरा गौर करना ए बी इंटरफेस पे। कहां गौर करोगे तुम? ए बी इंटरफेस पे। जब आप ए बी वाले इंटरफेस पे गौर करेंगे तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं? कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है? लाइट रेस, ठीक है। कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है? कौन? लाइट रेस, ठीक है। रेयर मीडियम के लिए हम ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे? μ1 यूज करेंगे। जैसे आप डेंस मीडियम में जाओगे तो ऑब्वियसली आप μ2 यूज करोगे, और जैसे आप वापस पहुंच जाओगे रेयर में तो आप क्या यूज करोगे? μ1 यूज करोगे, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा ए बी इंटरफेस पे क्या होता है। तो लाइट रेस कहां से आ रही है? लाइट रेस आ रही है रेयर से, तो μ1, ठीक है। और वहां पे कितना एंगल बन रहा है? I1, मतलब साइन I1, ठीक है। लेकिन जब एंगल छोटा होता है ना, तो साइन I1 को मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ I1 लिखूंगा, इज इक्वल टू लाइट रेस कहां जा रही है? तो लाइट रेस जा रही है डेंसर मीडियम में, तो डेंसर के लिए क्या यूज करूंगा? μ2। उसके बाद कितना एंगल बन रहा है? यहाँ पे R1 बन रहा है, तो साइन R1 वैसे होता है कायदे से, लेकिन जब प्रिज्म छोटा होता है, जब प्रिज्म पतला होता है, तो आप इसको सिर्फ R1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 इंटू R1, ठीक है। अब आप जैसे जानते हैं कि μ2 बाई μ1 को मैंने बहुत जगह पे सिर्फ म्यू लिख के रखा हुआ था, तो मैं यहां पर भी वही काम कर दूंगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि अच्छा ठीक है बेटा, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μr1। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μr1, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब अगर आप इसी तरह से ना स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे एसी इंटरफेस पे, अगर आप इसी तरह से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे एसी वाले इंटरफेस पे, तो आपको यहां पर जो बात समझ में आएगी वो ये आएगी कि वहां पे आएगा I2 इज इक्वल टू μr2। क्या आएगा? I2 इज इक्वल टू μr2। तो ये जो दो इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने लिख करके रखे हुए हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, यही जान होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है। बाकी ये इंडेक्सेस तो आप समझ ही गए होंगे। रेयर के लिए μ1 करते हैं, डेंसर के लिए μ2 करते हैं, वापस से आ गया रेयर तो μ1 कर दिया। ये दो इक्वेशन समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली इक्वेशन रो इज इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस है, ये वाला समझ में आ गया पक्का। चले इसी पे आगे बिल्डअप करना है। I1 प्लस I2 माइनस है, ठीक है। ये जो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है ना, ये आप समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। I1 इज इक्वल टू μr1 आने वाला है और I2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? μr2। चलें क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का तो यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म के अंदर, ठीक है। तो थिन प्रिज्म में क्या होता है? फॉर स्मॉल एंगल्स, यहाँ पे एंगल छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगल्स वी हैव, फॉर स्मॉल एंगल्स वी हैव, अभी हम निकाल के आए थे, वो क्या आई थी इक्वेशन कि I1 इज इक्वल टू μr1 एंड I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? μr2, ठीक है। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि क्या पता है? ये पता है कि रो जो होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी वैल्यू क्या होती है? I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। चले आगे बढ़े, आप जरा गौर करिएगा। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 कितना आ गया? μr1, I2 कितना आ गया? μr2, और बगल में कौन अटकी हुई है? माइनस ए, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एक काम करो, म्यू यहां से कॉमन ले लो, तो जैसे यहां से म्यू कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2, और माइनस में क्या आ जाएगा? ए, माइनस में क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक बार इक्वेशंस के ऊपर लेके चलता हूं। अगर आप गौर करें, यहां पे लिखा हुआ है R1 प्लस R2 जो है वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर लिखा हुआ है। R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। अब वही तो यूज करना है बेटा। तो अब हम समझ गए कि अच्छा जी, R1 प्लस R2 तो ए के बराबर है, तो कहानी ऐसे बैठ गई, ठीक है। अब अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा है तो इसमें से ए कॉमन ले लेना, तो म्यू माइनस 1 और ए बाहर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, ठीक है। ये एंगल ऑफ डेविएशन तो आया है, बट फॉर अ थिन प्रिज्म, बट फॉर अ थिन प्रिज्म। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। यहां पर एक स्टेटमेंट और समझ लीजिएगा कि यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है फॉर अ थिन प्रिज्म, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब यहां पे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आ रहा है। तो किसी भी थिन प्रिज्म पे किसी भी छोटे एंगल से अगर आप लाइट रेस को स्ट्राइक करवा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो, तो भी सब जो लाइट रेस है ना, वो सेम एंगल से ही डेविएट होने वाली है, ठीक है। सेम एंगल से ही उनका डेविएशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि हियर फॉर अ थिन प्रिज्म, here for a thin prism the angle of deviation is independent of angle of incidence,
द एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपका पास इक्वेशन आ गया, इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया। ये जरा तरीके से नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको गायब किया जाए उससे पहले इस वाले फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। यहां पे ये लिखा हुआ है रो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काफी काम करने वाला है आपके अगले वाले पॉइंट के अंदर। अगले वाला पॉइंट क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एक बार जरा इसकी डेफिनेशन देख लो, उसके बाद दिस डायग्राम विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑब्वियसली फॉर व्हाइट लाइट इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। ठीक है, आप जरा देख पा रहे होंगे इसको, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है ये आ रहा है फॉर रेड कलर, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है ये आ रहा है फॉर वायलेट कलर। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपको ये वाला हिस्सा दे देगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, आया आपको समझ, वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन जो होगा वो आपको ये वाला हिस्सा दे देगा, और इस पूरे हिस्से के अंदर ही पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो कंटेन्ड है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन जो आप निकाल रहे हैं ना, वो दरअसल वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं जरा इसी डेफिनेशन से कैरी करते हुए डिराइव करते हैं उसको। ठीक है, नाउ एंगुलर डिस्पर्जन जो बोल के रखा हुआ है, दिस इज वायलेट का इंडेक्स, मतलब वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस रेड का एंगल ऑफ डेविएशन, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, तो जब वायलेट की बात करूंगा तो म्यू तो लूंगा लेकिन वायलेट का लूंगा, -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म का होता है, कलर पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है। उसके बाद माइनस करूंगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। ठीक है, इस एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, म्यू -1 इंटू ए आया था। ठीक है, तो जो म्यू होगा वो इस बार होगा रेड कलर के लिए। ठीक है, -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसी रेड या वायलेट कलर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन निकाल रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन को कोई सिंबल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा पूरा कि वायलेट माइनस रेड का जो डेविएशन एंगल है, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, या एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहां पे एक काम करो ना, एक काम करो, ए कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो जैसे आप यहां से ए कॉमन निकाल लेंगे ना, तो यहां पे क्या बचने वाला है, वायलेट का इंडेक्स -1, यहां से आपने ए कॉमन निकाल लिया तो माइनस का म्यू आर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1। ठीक है, अब उसके बाद वायलेट का डेविएशन एंगल माइनस रेड का डेविएशन एंगल, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन जो आ रहा है आपके सामने, वो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे 1 से 1 तो गायब होने ही वाला है, और यहां पे अब जो बचने वाला है वो बचने वाला है वायलेट का इंडेक्स, रेड का इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो आया है बेटा, ठीक है, इसको कहा जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। क्या कहा जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डेविएशन नहीं, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, इसका जो पूरा स्टार्टिंग हमने करा ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म जो हम पढ़ रहे थे, जहां पे हमने डेरिवेशन निकाल के रखा हुआ था कि एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, एंगुलर डेविएशन, तो उसी को हमने इसके अंदर यूज करा है। और जब इंडेक्स की मैं बात करूंगा, जब वायलेट कलर की बात कर रहा हूं तो वायलेट का इंडेक्स लेके चलूंगा, जब रेड कलर की बात करूंगा तो रेड का इंडेक्स लेके चलूंगा, लेकिन ए का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो कलर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आगे रखा हुआ है फॉर एंगुलर डिस्पर्जन, ये वाला फॉर्मूला जरा अच्छे से दिमाग में चिपका लीजिएगा और जल्दी इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके डन, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस वाले फॉर्मूले को प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला कनेक्टेड है इसके जस्ट अगले आने वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो क्या आ चुका है ये, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर वायलेट माइनस इंडेक्स फॉर रेड इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। चलें आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए डिस्पर्सिव पावर के ऊपर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर को सिंबलाइज करा गया है यहां पे ओमेगा का टर्म देके रखा हुआ है, ये लिखा है ओमेगा। ठीक है, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो है ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मेन डेविएशन। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या है और मेन डेविएशन क्या है, जरा इस पे गौर कर लिया जाए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो पहले लिख दो फॉर्मूला तरीके से, एंगुलर डिस्पर्जन और नीचे आ रहा है मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन मैंने बताया था येलो के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। मीन डेविएशन किसके करस्पॉन्डिंग होता है? येलो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्शन अभी हमने निकाल के रखा हुआ था, जिसको मैंने जब पूरा सॉल्व किया था तो वायलेट रेड इनटू क्या आया था? एंगल ऑफ प्रिज्म आया था। और जो मीन डेविएशन होता है ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? ए का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पहले भी ना, ठीक है। ए से ए अब जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। कटने वाला मतलब डेंजर सिग्नल, मतलब ए से ए यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है? डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल्स टू वायलेट अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, ठीक है। इस डिफरेंस को ना मैं क्या लिखने वाला हूं नाउ, अगर इंडेक्स फॉर वायलेट माइनस इंडेक्स फॉर रेड को मैं स्मॉल चेंज ऐसा लिख दूं, ठीक है, डी म्यू लिख दूं, तो देयरफॉर अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा? स्मॉल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहां पे स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1। चलिए, अब ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है फॉर द डिस्पर्सिव पावर, ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है फॉर द डिस्पर्सिव पावर। अब एक छोटी सी बात पे जरा आप और गौर करिएगा कि जो डिस्पर्सिव पावर है ना, वो दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि नाउ we can say that dispersive power, मतलब ओमेगा, W मत बोलना, ओमेगा है, ठीक है। now we can say that dispersive power depends on nature of material, depends on nature of material of the prism, depends on nature of material of the prism। आई गेस आपको ये वाली चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो डन। चले, ठीक है, ओके डन। तो इसे जरा क्लियर किया जाए, ये तो आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आपको पूरा बहुत तरीके से डिटेलिंग में बता दिया था, ठीक है। अब इसका बचा हुआ है सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट, जिसको लेके जल्दी मिलने वाले हैं अगले वाले पार्ट में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए और रिवाइज करते हुए चलिएगा मल्टीपल टाइम्स। आपका एक बहुत ही बड़ा चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना। जल्दी से जल्दी उसको नोट करते हुए चलेगा और पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए चलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वाले पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।